नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक बने हैं उन सभी क्वेश्चन को दोस्तों इसमें मैंने रखा है। दोस्तों, इससे पहले दोस्तों हमने मौलिक अधिकार को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन पार्ट में करके पढ़ा है और पूरे विस्तृत रूप से पढ़ा है। तो उसी से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं दोस्तों उसको हम लोग देखेंगे। लगभग आपको 70 से ऊपर क्वेश्चन इसमें कराएंगे और ये क्लास करने के बाद आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों, मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी आपके पास बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्वेश्चन होगा या कोई भी बुक होगा उससे आप बनाइएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे फंसेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सही है। पूछ रहा है तो आपका पहला ऑप्शन ए है जिसने बताया है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ये आपका सही है। आपको हम बताए थे जब मौलिक अधिकार का पहला पार्ट पढ़ाए तो उसमें बताए थे कि उसके लिए क्या हुआ था। मौलिक अधिकार की जो कहानी शुरू होती है 1928 में शुरू होती है। मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, अपना एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में रखने की मंशा अपनी प्रकट करते हैं। जो 1931 में कराची अधिवेशन में भी कांग्रेस का जो प्रस्ताव होता है, कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है उसमें पंडित नेहरू भी प्रस्ताव को रखते हैं जिसके अध्यक्ष होते हैं वल्लभ भाई पटेल। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है यहाँ पर कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार क्या है? वाद्य योग्य है, अवाद्य योग्य है, लचीला है, कठोर है। तो आपको बताए थे मौलिक अधिकार अपना क्या है, वाद्य योग्य। वाद्य योग्य कहने का मतलब दोस्तों इसमें जो भी उपबंध दिए गए हैं उसको लेकर क्या कर सकते हैं, अपने न्यायालय जा सकते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है इसमें से कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो आपको बताया था अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के बीच में क्या है, आपका मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, को बताना है यहाँ पर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। आपको हम बताए थे अनुच्छेद 13 के बारे में जिसमें कहा गया था कि अगर कोई संसद कानून बनाती है मौलिक अधिकार संबंधित, ठीक है, तो उसकी समीक्षा कौन करता है, तो उसकी समीक्षा न्यायालय करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद में दोस्तों, तो ये अनुच्छेद आपका 13 में कहा गया है। ये भी आप याद रखिएगा, उसी संबंधित आपसे बात किया है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों से पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार के लिए कितने अनुच्छेद है, 5 अनुच्छेद है। वो कौन से हैं, कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको बताया था जो 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में दोस्तों हो गया आपका क्या, तो 13 में वही न्यायिक समीक्षा के बारे में बताएं और 14 से लेकर 18 तक है वो आपके समानता का अधिकार के बारे में बात करता है। तो 14 से 18 मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की बात करता है। कानून के समक्ष, विधि के समक्ष समानता के बारे में कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 14। इसके बारे में बताए थे कि ये इंग्लैंड के संविधान से दोस्तों लिया गया, ये भी आप याद रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रावधान किया गया। आपको बताए थे कि ओबीसी को या आपका एसटी एससी हो गया उनको क्या है, शैक्षणिक और आपके नियुक्ति में क्या मिलता है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा, संसद द्वारा। ये कौन सा अनुच्छेद में है, तो आपका ये 15(4) और 16(4) में इसकी बात की गई है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों को बताना है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है, तो अनुच्छेद 14। इसके लिए बताया था एक अधिनियम बना था 1955 में जिसमें छुआछूत को क्या किया गया था, समाप्त करने की बात, छुआछूत जैसी प्रथा उसको समाप्त करने की बात की गई थी दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। मतलब जो अस्पृश्यता का उल्लेख है वो आपके कौन से मौलिक अधिकार में किया गया है, तो यहाँ पर दिया है शोषण के विरुद्ध, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारक अधिकार या समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 17 की बात करता है, तो अनुच्छेद 17 किस में आता है, आपका समानता के अधिकार या समता के अधिकार में आता है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों को बताना है यहाँ पर कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण
निम्न में से किन उपाय द्वारा किया जा सकता है? आप कौन सा उपाय करके भारत में क्या कर सकते हो? छुआछूत को खत्म कर सकते हैं। तो पहला है कानून बना करके, अधिनियम बनाकर खत्म किया जा सकता है, ये भी सही है दोस्तों। शिक्षा की उन्नति द्वारा, हाँ शिक्षा को आप बढ़ा कर क्या कर सकते हैं? आप छुआछूत को कम कर सकते हैं। जन जागरण द्वारा, ये भी इसके द्वारा भी कर सकते हैं। नौकरियों में प्रवेश दिला करके, नौकरी में प्रवेश दिला करके छुआछूत दोस्तों आप कम नहीं कर सकते। ये क्या आपका गलत है, ये आपका गलत है। क्या पूछा है? सही पूछा है। तो 1 2 3 क्या होगा आपका? सही होगा, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में प्रावधान किया गया है? आपको बताया था भाषण की स्वतंत्रता मतलब बोलने का अधिकार और अपने विचार को प्रकट करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 19 में है, भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। इसमें आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। प्रारंभ में 7 था, बाद में संपत्ति को, जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद आपका 19(1)(f) उसको खत्म कर दिया गया है, वर्तमान में 6 है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दोस्तों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता मतलब वही आपकी भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, जो आपका अनुच्छेद 19 आ जाएगा। अनुच्छेद 19(1)(a) है, उसमें आ जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना दिया था निर्णय, उसमें कहा था कि जो निजी व्यक्ति हैं, जो भी मतलब कि भारत के नागरिक हैं, वो अपने घरों के ऊपर क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय झंडा का मतलब कि झंडोत्तोलन कर सकते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया दोस्तों को बताना है। तो जो आपका भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई दोस्तों, उसके अनुसार जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत दोस्तों आपका ये आता है राष्ट्रीय झंडे का फहराना। तो आपका आ जाएगा अनुच्छेद 19(1)(a). आगे आते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? बताया थे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसमें बोलते हैं जीवन जीने का अधिकार। तो जीवन जीने का अधिकार या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों को बताना है यहाँ पर कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आपको बताया था कि अनुच्छेद 21 क्या है? बहुत बड़ा है, जिसमें कुछ बातें हम बताए थे। हाँ बताए, ये भी बोले थे कुछ बातें आपको हम अलग से वीडियो सिर्फ अनुच्छेद 21 के बारे में बताएंगे, वो हम बाद में कभी लाएंगे दोस्तों। तो जो विदेश यात्रा है दोस्तों, ये भी क्या है? आपका मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदान किया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों से बताना है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार, जो राइट टू प्राइवेसी है, वो संरक्षित किया गया है? ये भी आपका क्या जीवन संबंधित है, मतलब आपकी जो निजी बातें हैं किसी को दूसरा गैर कानूनी तरीके से, मतलब कि गैर तरीके से न जाने, ये क्या निजता का अधिकार है, ये आपका अनुच्छेद 21 में दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? मतलब कि कोई व्यक्ति अपने पसंद से विवाह करने का जो मौलिक अधिकार है, वो कौन से आर्टिकल में बात किया गया है? तो ये भी आपका दोस्तों अनुच्छेद 21 में किया गया है, कोई व्यक्ति अपनी पसंद से विवाह कर सकता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, ये किसके अंतर्गत आता है? तो 6 से 14 वर्ष के बारे में बात करेगा तो आपका आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा मूल अधिकार में। किसमें आ जाएगा दोस्तों? मूल अधिकार, मतलब बच्चों का ये क्या है? मौलिक अधिकार है दोस्तों। ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व में भी है, लेकिन ये 6 वर्ष से कम, 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बात करता है, जो आपका अनुच्छेद 45। जब आगे हम इसके बारे में बताएंगे, DPSP के बारे में अगला जो हमारा क्लास आएगा। आगे आते दोस्तों, ये बताया गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? यहाँ पर शिक्षा के अधिकार के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहा है, बस बोल रहा है कि शिक्षा का अधिकार को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया। तो शिक्षा के अधिकार के लिए दोस्तों एक बना था अधिनियम, जो बना था 2009 में। 2009 में क्या बना था? शिक्षा का अधिकार के लिए अधिनियम बना था 2009 में। ये क्या हो गया था? पारित हो गया था। और इसे दोस्तों कब जोड़ा गया था? तो इसे भारतीय संविधान में 1 अप्रैल 2010 को दोस्तों क्या किया कर दिया था? संविधान में जोड़ दिया गया था। अगर अधिनियम पूछा था 2009 का, लेकिन जोड़ा कब गया था इसको? 1 अप्रैल 2010 को।
अब आगे आते हैं दोस्तों हम लोग। पूछ रहा निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। मतलब जो मानवाधिकार है वो क्या है, मौलिक अधिकार भी है। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। काम का अधिकार ये भी नहीं है। शिक्षा का अधिकार, हाँ शिक्षा का अधिकार क्या है कि ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में दोस्तों आता है, ये याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है यहाँ पर क्या कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन परिकल्पित है। मतलब कि शोषण से संबंधित कौन सा इसमें अधिकार जो आपके अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। मानव देह का व्यापार, बंधुआ मजदूरी का निषेध, हाँ ये आपका सही है, जो आपका आर्टिकल 23 में बात करता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये शोषण के विरुद्ध नहीं है दोस्तों, ये आपका समानता में आ जाता है। अल्पसंख्यकों हितों की सुरक्षा, ये भी आपका गलत है, आपका आर्टिकल 29-30 की बातें बात कर रहा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार के बारे में। ये कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध है, ये आपका सही है। मतलब 1 और 4 क्या है दोस्तों आपका सही है, 1 और 4 जहाँ है आंसर आपका वही होगा, ये आपका हो गया। आगे आते हैं दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपका दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। मतलब बच्चों के शोषण, मतलब बच्चों के कारखानों में काम करने से प्रतिबंध लगाया कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद आपका 24। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों करा रहे हो किसी न किसी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछे गए हैं, हर एक अलग अलग एग्जामों में देख लीजिएगा, बगल में लिखा रहता है आपका यूपी पीसीएस मेंस 2017 में, यूपी पीसीएस प्री 5 में, यूपी पीसीएस मेंस 2009 में, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। दोष सिद्धि के बारे में बताए थे कि अगर कोई आदमी पहले अपराध करता है तो अपराध किस में आता है, अनुच्छेद 20 में आता है। और वही जब गिरफ्तारी के समक्ष संरक्षण, अपराध करेगा तो गिरफ्तारी, तो हम बताए थे अनुच्छेद 22। तो दोष सिद्धि के लिए बात कर रहा है तो आपका आ जाएगा अनुच्छेद आपका 20। मतलब कि दोहरे दंड का प्रावधान नहीं किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसको एक अपराध के लिए ही सजा दिया जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है दिया गया, तो अनुच्छेद आपका 20 दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, को बताना है यहाँ पर कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त करते हैं। बंदी बनाए मतलब कि आपको बताना है वही गिरफ्तारी, जो गिरफ्तार किया गया उसके लिए कौन सा अनुच्छेद क्या करता है, गिरफ्तारी के लिए संरक्षण पर करता है, तो ये आपका अनुच्छेद 22, ये भी याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत, इसका मतलब होता है निवारक नजरबंद, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, निवारक नजरबंद, जो आपको पढ़ाए थे मीसा के बारे में, रासुका के बारे में, वो इसी के अंतर्गत आता है। निवारक नज़रबंद बोलते हैं दोस्तों इसको। मतलब कि संदेह के आधार पर क्या करना है, गिरफ्तार करना। कितने महीने तक आप नज़रबंद कर सकते हैं, तो 3 महीने तक क्या कर सकते हैं आप नज़रबंद कर सकते हैं। इससे ज़्यादा समय के लिए आपको क्या करना है, संसद से और न्यायालय से क्या लेना है, अनुमति लेना है दोस्तों, तब आप जाकर ज़्यादा समय तक वो नज़रबंद कर सकते हैं। इससे सीमा कितनी है, 3 महीने तक। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बताना है आपको संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। आपको हम पढ़ाए थे आर्टिकल 25 के बारे में, जिसमें कहेंगे दो विशेष बात, इसमें 2 बातों का व्याख्या किया गया था न्यायालय द्वारा। जो सिख समुदाय है वो कृपाण धारण कर सकते हैं, और दूसरा बताए थे कि हिंदू समुदाय के अंतर्गत आपके बौद्ध, सिख और जैन धर्म के लोग भी आते हैं दोस्तों। तो ये आपका आर्टिकल 25 में इसका बात किया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, समानता से है, नहीं ये तो गलत है। संपत्ति से है, नहीं ये भी गलत है। धर्म की स्वतंत्रता से है, हाँ तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बारे में बताए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे आते दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। आपको बताए थे अनुच्छेद 25 में हिंदू के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन भी आते हैं, सिख आते हैं, लेकिन पारसी हिंदू के अंतर्गत नहीं आते। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पारसी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 25 में कहा गया आर्टिकल। आगे आते हैं दोस्तों, इससे पूछ रहा है कौन मिलान गलत है, कौन सा मिलान आपका गलत है, सुमिलित नहीं है। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार एवं
बलात्सर्म पर प्रतिबंध, ये सही है। मतलब कि दास की खरीद बिक्री और जबरदस्ती या किसी से क्या कर सकते हैं, कार्य नहीं करा सकते हैं, बल्कि सार्वजनिक कार्य को छोड़ करके सरकार करा सकता है, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 24, जरूरत पड़ने पर, लेकिन कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, ये भी क्या आपका सही है। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी आपका सही है। अनुच्छेद 29, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये अल्पसंख्यकों का तो है लेकिन आर्टिकल 29 में नहीं है दोस्तों, बल्कि क्या है, ये अनुच्छेद 30 में इसकी बात की गई है। आर्टिकल 29 में उनके हितों के संरक्षण के बारे में बात किया गया दोस्तों। तो यहाँ पर क्या गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बल्कि ये 30 में कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार देता है? अभी बताएं आपका अनुच्छेद 30 में। 29 याद रखिएगा, एक ऐसा मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो सिर्फ अल्पसंख्यकों को दिया गया है, जो इसमें 2 अनुच्छेद के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 29 जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बात किया गया है, अनुच्छेद 30 में उनके मनपसंद शिक्षण संस्थानों की स्थापना के बारे में बात किया गया है। आगे आते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान को मान्यता कौन देता है? तो भारतीय संविधान मान्यता देता है किसकी? तो केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को, केवल भाषाई अल्पसंख्यक को, धार्मिक और भाषाई दोनों को। तो यहाँ याद रखिएगा हमारे संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को मान्यता दिया गया दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने का शक्ति दिया गया है? मतलब मौलिक अधिकार को लागू कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार को लागू दोस्तों कर सकता है न्यायालय। कौन न्यायालय? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सभी न्यायालय नहीं आएंगे दोस्तों, सभी न्यायालय नहीं, सभी न्यायालय में आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आ जाएंगे, जो पंचायत स्तर पर होते हैं कचहरी, वो भी आ जाएगा, वो भी एक तरह का न्यायालय ही होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय। बताए थे आर्टिकल 32 में रीट जारी करता है और ये 226 द्वारा रीट जारी करता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो न्यायालय हो जाएगा। संसद भले ही कानून बनाता है मौलिक अधिकार को लेकर के, लेकिन लागू कौन करता है? लागू करने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय करता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। आगे पूछ रहा है आपसे कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? अभी बता दिए सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय दे, न्यायालय भी देगा तो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय दे दिया तो आपका सर्वोच्च न्यायालय ही होगा। आगे दोस्तों बताना है आपको यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाते हैं? मतलब कि 32 के अंतर्गत रखे गए कौन सा अधिकार, या अनुच्छेद 32 को किसके अंतर्गत रखा गया है आपको बताना है। संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार तो अनुच्छेद 32 है ही, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है? मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 32 आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी किसको कहे हैं? तो आर्टिकल 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके बारे में हम बताए थे दोस्तों। आर्टिकल 32 के बारे में इन्होंने कहा था, इनसे अपने वक्तव्य के बारे में पूछा गया था, तो इन्होंने कहा था कि अगर हमसे कोई पूछे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपको सबसे अच्छा लगता है, तो इन्होंने कहा था आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के बिना आप संविधान क्या है? शून्य है, मतलब कि उसको वो निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए आर्टिकल जो 32 है वो संविधान की आत्मा, वो सब उसको हृदय से क्या दिए थे? उसकी संज्ञा दिए थे दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। ये अम्बेडकर का जी का वक्तव्य था। देखिए ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया था ये क्वेश्चन। IAS का प्री हुआ, उसमें UPPCS हुआ, UPPCS का हुआ था 2004। अलग अलग एग्जामों में बहुत सारे ये प्रश्न इससे बने हैं। आगे आते हैं। आपसे पूछ रहा निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख, प्रलेख मतलब होता है दोस्तों रीट, रीट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रलेख बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया? कौन सा आपको रीट जो है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षक माना गया था? आपको बताया था बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? व्यक्ति के स्वतंत्रता के बारे में बात करता है कि अगर मान लीजिए कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को क्या करता है? बंदी बनाता है, तो उसका अधिकार या कर्तव्य है क्या है? कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निजी मजिस्ट्रेट के पास पेश करना। ये नहीं कि उसको गिरफ्तार करके अपने पास ही रखे रहे दोस्तों, ऐसा नहीं है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। बताना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन रीट याचिका दायर की जाती है? तो ये आपका है हैबियस कॉर्पस, जिसको हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, वही आता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, सशरीर उपस्थित होना, ये सही है।
परमादेश भी कमांड मतलब आदेश देना, ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, ये प्रतिषेध गलत है दोस्तों। प्रतिषेध का मतलब था रोकना। ये टू बी सर्टिफाइड जो है ये आपका उत्प्रेषण में आता है। किस में आता है? उत्प्रेषण में आता है। अधिकार परीक्षा वाई वोट अथॉरिटी, ये आपका सही है। किस अधिकार से? इस अधिकार से अधिकार परीक्षा, ये आपका सही है। बाकी कौन गलती है आपका? ये प्रतिषेध गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। अगर पोस्टमार्टम के बारे में हम दो बात बताए थे कि उत्प्रेषण को भी हम लोग पोस्टमार्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या होता है? जांच परीक्षण होता है। पहले सुप्रीम कोर्ट, पहले जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उसके बाद क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट भी इसकी जांच पड़ताल दोस्तों करता है। अधिकार परीक्षा में भी क्या होता है दोस्तों? बहुत ही जांच पड़ताल होती है कि आप किस अधिकार से उस पद पर बैठे हुए हैं। तब बताए थे कि अगर 4 ऑप्शन दिया रहता तो आप इसको टिक करते उत्प्रेषण को। यहाँ पर दिया 5 ऑप्शन, यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, तो किसको टिक कीजिएगा आप? इसको टिक कीजिएगा। और बीपीएससी ने, जो पहला बीपीएससी हुआ था उसको बीपीएससी ने भी क्या इसको ऑप्शन 5 को ही सही माना था दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। पोस्टमार्टम हम लोग उत्प्रेषण को और अधिकार परीक्षा को कहते हैं। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसे कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उससे रिट याचिका कहा जाता है। मतलब कि मान लीजिए कोई भी पदाधिकारी हो गया, उसमें क्या करता है? जो न्यायालय है उसको कहा जाता है ना कि आप जिस पद पर बैठे हुए हैं उस कर्तव्य का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका मैंडमस के अंतर्गत आता है, मतलब कि परमादेश के अंतर्गत आता है। आपका हो जाएगा मैंडमस, ये भी याद रखिएगा। आगे आते हैं। यहाँ पूछ रहा है आपसे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत, जो बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया। आपको हम बताए थे, जब प्रियम्बल पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताए थे मूल संरचना के बारे में कि संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन संशोधन के फलस्वरूप उसके मूल संरचना में कोई मतलब परिवर्तन नहीं आना चाहिए। मूल संरचना को ध्यान में रख करके आप संशोधन कर सकते हैं। तो यह कहा गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 में आया था। कब आया था? 1973 में दोस्तों आया था, ये याद रखिएगा। आगे दोस्तों बात किया गया कि भारत में संपत्ति का अधिकार की क्या स्थिति है। तो बताया था ये मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो विधिक अधिकार तो हमारा है, विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो ये गलत है, केवल नागरिकों को प्राप्त नहीं है, बल्कि विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है और जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, जो भी है, विदेशी हो या अपने भारतीय हो, सभी को प्राप्त है दोस्तों, ये याद रखिएगा। आगे आते अगला क्वेश्चन। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब समाप्त किया गया? तो 1978 44वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 31 को, अनुच्छेद 19(1)(f) को, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 31 और 19(1)(f) में जो था उसको खत्म कर दिया गया। आगे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। एक क्या है? विधिक अधिकार है, जो आपका अनुच्छेद 300(a) भाग 12, ये भी याद रखिएगा। आगे आते हैं। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार या मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? हम बताए थे कि ऐसे 5 अनुच्छेद जो क्या है विदेशियों को प्राप्त नहीं है, जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29 और 30। अब 15, 16, 19, 29, 30 को ध्यान में रख करके आपको यहाँ क्या करना है? अपना छापना है। विधि के समक्ष समानता ये 14 में आता है, तो ये सबको प्राप्त है, ये नहीं होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया था, अनुच्छेद 19 में आता है, तो ये प्राप्त नहीं है। ये प्राप्त है नागरिक विदेशी नागरिकों को नहीं है, बाकी तो सब प्राप्त है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? मतलब कि गैर जो विदेशी है उसको भी प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये वाला प्राप्त नहीं है, अनुच्छेद 19 वाला जो भी हो वो प्राप्त नहीं होगा। 15, 16, 19, 29, 30 याद रखिएगा। देश के किसी भाग में घूमना ये भी नहीं है, ये भी 19 में बात किया गया है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि तो हमें प्राप्त है ही नहीं है मौलिक अधिकार, तो उनको कहाँ से प्राप्त होगा? ये भी नहीं होगा। संवैधानिक निराकरण का अधिकार, संवैधानिक, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है, ये भी प्राप्त नहीं है। ये प्राप्त नहीं है, ये प्राप्त नहीं है, ये प्राप्त है। संवैधानिक
निराकरण का अधिकार, मतलब आर्टिकल 32 उनको भी प्राप्त है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते हैं, जो ब्रिटिश नागरिक है वो क्या दावा नहीं कर सकते हैं? व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये बात वो नहीं कर सकते हैं, ये आपका आर्टिकल 19 में है, इसकी चर्चा की गई है। वही 6 प्रकार का जो है, तो बता दिए 19 के बारे में, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, बाकी सब प्राप्त है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद पारित किया गया था। हम बताए थे कि बच्चों को क्या करना है, बंधुआ मजदूरी, और बच्चों के बारे में बताए थे आर्टिकल 23-24 के बारे में। तो बंधुआ मजदूरी मतलब किसी को काम करवा करके पैसा नहीं देना, क्या है वो दोस्तों, उसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो ये बंधुआ मजदूरी कानून बना था इसके लिए, कौन सा बना था? 1976 में बना। तो ये याद रखिएगा, 1976 में बना था बंधुआ मजदूरी कानून। आगे आते हैं। यहाँ बताना है आपसे कि पूर्ति कीजिए, मतलब कि भरना है। डैश बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो अधिकार क्या है? अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ये दोस्तों आर्नेस्ट बार्कर है, उनका कथन है। जो आर्नेस्ट बार्कर है उनका कथन था ये, कि अगर किसी व्यक्ति को क्या मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए। गांधी जी का भी एक वक्तव्य आता है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति का कर्तव्य अच्छा है तो उसको अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो इसी तरह से बार्कर का था कि बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अधिकार हो जाएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बताना यहाँ पर, ये जो सीजीएल हुआ है पिछले साल उसका है दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? धार्मिक शिक्षा पाबंदी बताया था, कौन सा अनुच्छेद? आपका अनुच्छेद 28 में। 28 में क्या कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित किया गया दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों को बताना यहाँ पर कि मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद संविधान के 12 से 15 में, ये सही है आपका। मौलिक अधिकार को कानून द्वारा लागू किया जा सकता है, ये भी सही है, कानून द्वारा हम लागू कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, ये भी सही है। मौलिक अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, नहीं, ये आपका गलत है। ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। आगे आते दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा कालीन बनाने वाली फैक्ट्री में, मतलब कोई कारखाना में क्या कर रहा है, 12 वर्षीय बच्चा काम कर रहा है, तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है दोस्तों? तो कौन सा अनुच्छेद का? तो अनुच्छेद 24 में। किसमें उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 24 में किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप किसी भी कारखानों में, किसी भी कारखानों में, खदानों में काम नहीं करा सकते हैं दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ दोस्तों क्या करना है, इसको मिलाना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब होता है क्या? प्रत्यक्ष उपस्थिति, मतलब सशरीर उपस्थिति होना। परमादेश मतलब कि आदेश देना, बी का बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अधिकार परीक्षा मतलब कि अधिकार परीक्षा दावे की वैधता की जांच, मतलब ये हो जाएगा ए आपका। उत्प्रेषण रीट प्रमाणित किया जाता है, मतलब कि वही सूचित किया जाता है, तो ए का हो जाएगा आपका कौन? 3। ए का 3 कहाँ है? सी में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन मामले में सभी नागरिकों को एक समान अवसर, वही मतलब सरकारी नौकरी के बारे में बात कर रहा है कि सरकारी नौकरी के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो बताए थे सरकारी नौकरी में समानता के लिए आपका अनुच्छेद 16 है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है? मतलब 29-30 में किसका उल्लेख किया गया है? तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का, वही जो अल्पसंख्यक को प्राप्त है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है? मतलब कि बलात् श्रम, वही बताएं क्या करता है, उसको रोकता है। तो इसके लिए अनुच्छेद 23 बताए थे, अनुच्छेद 23, वही शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे आते दोस्तों अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सहकारी समिति का गठन किया गया? आपको बताए थे 19 में 6 स्वतंत्रता के बारे में। पहला क्या था? बोलकर क्या करते हैं, भीड़ को आप जमा करते हैं। क्या करते हैं? भीड़ को जमा करते हैं। वही आप क्या करते हैं? संघ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संघ बनाते हैं। संघ बनाकर क्या करते हैं? उसके बाद आप सम्मेलन करते हैं। रुकिए, नहीं, गलती होगी। पहले क्या करते हैं? बोलकर क्या करते हैं? आप लोगों को जमा करते हैं, लोगों को
जमा करते हैं, हाँ ठीक है, जमा करते हैं। फिर आपका क्या करते हैं, संघ बनाते हैं, लोगों को जमा करना वही शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के। और उसके बाद जो 19C है, 19C उसमें क्या करते हैं, संघ बनाते हैं, मतलब कि ग्रुप बनाते हैं, वही सम्मेलन करते हैं। और समूह वही सहकारी समिति है जो आपका अनुच्छेद 19C में बात किया गया दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के डैश द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे को विस्तार करता है। मतलब कि यहाँ राज्य शब्द जो है वो आपको बताना है कौन से आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, तो आपका आर्टिकल 12 मतलब अनुच्छेद 12 में। आगे आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित करता है? ये बताएं, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, अनुच्छेद 28 के द्वारा। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है? मतलब कि ये वही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में, जिसमें अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति है अपने धार्मिक कार्यों को करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है दोस्तों। आपका अनुच्छेद 26 में कहा गया। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है कि भारतीय संविधान ने किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आपको बताया था मैग्ना कार्टा का मतलब होता है 1215 में राजा किंग जॉन थे, वो क्या किए थे, ब्रिटिश नागरिकों को क्या किए थे, अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किए थे दोस्तों। मतलब अधिकारों का एक दस्तावेज था मैग्ना कार्टा। तो यहाँ पर जो मैग्ना कार्टा है अपना कौन सा है, भाग 3 मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वो धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अधिकार की देता है गारंटी? तो बता दिए थे, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा, अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना। तो आपको जगह अनुच्छेद 30। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल अधिकारों के रूप में कितने मौलिक अधिकार को रखा गया था? तो बताए थे कितने मौलिक अधिकार थे मूल रूप से, तो 7। अभी न वर्तमान में हो गया 6। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया, मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, जो अनुच्छेद 300A भाग 12 में है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। पूछा गया संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण, रिजर्वेशन जैसी नीति समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? तो बताए थे अनुच्छेद 16(4) में किया गया आरक्षण के बारे में बात, जिसमें OBC हो गए हैं, ST समुदाय के लोग हैं शैक्षणिक स्तर पर, और नियुक्ति में क्या किया उनको आरक्षण की बात की गई है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार किसको दिया गया है? अल्पसंख्यक को दिया गया है। किस लिए? तो अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा एवं संस्कृति और धर्म की रक्षा करना। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन B हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? जो भारतीय संविधान में हम लोग को मौलिक अधिकार दिया गया उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो आपका DPSP है। संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये नहीं होगा। आर्थिक न्याय, ये भी नहीं होगा। आर्थिक न्याय भी जब होता है ये भी DPSP का भाग है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ये सही है। ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने के उद्देश्य से मौलिक अधिकार को हमारे संविधान में रखा गया है दोस्तों। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? मतदान का अधिकार, तो ये मौलिक अधिकार दोस्तों नहीं है। संवैधानिक अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार में इसकी बात नहीं की गई। इसका मतदान का अधिकार दोस्तों आपका आता है आर्टिकल किस में? आर्टिकल 326 में आता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर आएगा आपका ये। बाकी जो आपका 3 है, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 19 का उपबंध करता, मतलब कि उसमें कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है? तो बताए थे मूल संविधान में था कितना, उसमें 7 था, लेकिन जब क्या किया गया था इसमें से एक को हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। 19(1)(f) के बारे में बताया था। 19(1)(f) जो संपत्ति के बारे में बात करता था, इसको हटा दिया गया था। तो ये वर्तमान में कितना है, तो 6। कितने अधिकार हैं? 6 हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, हाँ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी है। हड़ताल करने का अधिकार, तो हड़ताल करने का अधिकार दोस्तों क्या है, ये
मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता। बाकी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपके पास है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है दोस्तों, तो ये मूल अधिकार नहीं है, ये भी याद रखिएगा। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है, उत्प्रेषण जिसे हम लोग पोस्टमार्टम की संज्ञा देते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्रमाणित या सूचित करना। हम आदेश देते हैं परमादेश, सशरीर अशरीर उपस्थित करना मतलब हो गया आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, रोकना वही प्रतिषेध हो गया, ये सब का अर्थ है। यहाँ उत्प्रेषण का होता है क्या आपका प्रमाणित होने या सूचित करने के लिए। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, माता पिता या अभिभावक जो भी मतलब संरक्षक है द्वारा अपने बच्चे या अपने प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर पर प्रदान करना, इसे कर्तव्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया है? ये आपका हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, उनके माता पिता उनके अभिभावक का कर्तव्य बनता है कि वो शिक्षा उनको प्राप्त करें, निःशुल्क शिक्षा जो प्रावधान किया गया सरकार के द्वारा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? बताए थे आपको कि आपका आर्टिकल 19 इसको आपातकाल के दौरान निलंबित कर देता है, कौन? अनुच्छेद 358 के द्वारा, 358 के द्वारा। लेकिन दो ऐसे अनुच्छेद जो क्या होते हैं आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते हैं, बाकी 359 के द्वारा जितने भी आपके पास मौलिक अधिकार है सब खत्म हो जाएंगे, सिवाय किसको? 20 और 21 को छोड़ करके। 20 और 21 को छोड़ करके क्या करता है? 359 सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर देता है, और 358 द्वारा अनुच्छेद आपका 19 जितने भी स्वतंत्रता दी गई वो खत्म होती है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा आंसर आपका? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 20-21, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे आते हैं, इतना ही था दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा। आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर या जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है, ऑब्जेक्टिव पेपर हो, कुछ भी हो, उसमें इस अध्याय का क्वेश्चन उठा करके आप अगर सॉल्व करते हैं तो उम्मीद मानिए आपसे एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ से बाहर हो दोस्तों। तो कैसा लगा क्लास हमें बताइए कमेंट करके। अगला जो टॉपिक है दोस्तों हमारा वो डीपीएसपी है, उसको भी हम लोग बहुत ही विस्तृत रूप से और अच्छे से समझेंगे, साथ ही साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।